चलो प्यारे बच्चों, आपका भूगोल की कक्षा में स्वागत है। आज हम भूगोल और उसके भागों के बारे में अध्ययन करेंगे। कक्षा 11वीं में आपने भौतिक भूगोल पढ़ा है। अब आप 12वीं कक्षा में मानव भूगोल के बारे में पढ़ेंगे और आपका प्रथम अध्याय है मानव भूगोल, स्वरूप एवं विषय क्षेत्र, ह्यूमन ज्योग्राफी, नेचर एंड स्कोप। सबसे पहले बच्चों, भूगोल क्या है? प्रारंभ में भूगोल कोश के नाम से जाना जाता था। इसमें केवल नगरों, अंतरिकों, द्वीपों, खाड़ियों की सूची दी जाती थी। यह एक प्रेरणाहीन तथा नीरस विषय बन गया था। प्रारंभिक मानचित्रों में भी विभिन्न पर्वत, नदियां और नगर ही दिखाए जाते थे। पृथ्वी के धरातल पर विशिष्ट प्रकार के भूदृश्य करने वाली सभी मानवीय क्रियाएं मानव भूगोल की विषय वस्तु हैं। भूगोल को मुख्यतः दो भागों में बांटा जाता है, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। भौतिक भूगोल में प्राकृतिक वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है जो प्रकृति ने बनाई हैं, और मानव भूगोल में मानव द्वारा बनाई गई वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। एलर्सवर्थ हंटिंगटन एक विद्वान हुए हैं। उनके अनुसार मानवीय क्रियाकलापों तथा मानवीय गुणों के भौगोलिक वातावरण से संबंधों की प्रकृति तथा उनके विवरण का अध्ययन ही मानव भूगोल है। मानव भूगोल मानव समाजों और भूपृष्ठ के अंतर संबंधों का संश्लिष्ट अध्ययन है। यह विचारधारा फ्रेडरिक रेटजल ने भी अपनी पुस्तक एंथ्रोपोजोग्राफी में लिखी। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और निरंतर क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन है। एलन सी सैम्पुल ने बताया। विडाल डी ला ब्लास ने अपनी पुस्तक प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमन में मानव भूगोल को परिभाषित किया। मानव भूगोल के द्वारा पृथ्वी और मानव के पारस्परिक संबंधों को एक नई समझ मिलती है। भूगोल पर नवीन खोजों का प्रभाव क्या पड़ा? 15वीं और 16वीं शताब्दी की भौगोलिक खोजों और अन्वेषणों तथा भूगोल के विकास पर बहुत प्रभाव पड़ा। नौ संचालन के उपकरणों में सुधार तथा गणितीय भूगोल में बढ़ती रुचि के कारण मानचित्र में सुधार हुआ और बहुत शुद्ध और सही मानचित्र बनने लगे। नए क्षेत्रों की खोज तथा वहां के निवासियों से परीक्षा के बाद लोगों के नए क्षेत्रों के बारे में जानने की उत्सुकता बढ़ने लगी। नई दुनिया की खोज से मानव आलू, तंबाकू, कोको जैसी नई फसलों के विषय में जानकारी मिली। 19वीं शताब्दी में अनेक प्रसिद्ध विद्वान और वैज्ञानिक हुए। इनमें अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट, ये जर्मनवासी थे। इन्होंने दक्षिण अमेरिका, साइबेरिया की खोज में अधिक यात्राएं की हैं। सर जोसेफ हुकर, अपनी उत्तरी भारत तथा अंटार्कटिका की यात्राएं इन्होंने की हैं। AR वेलेस, दक्षिण पूर्व एशिया में जीव विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने काम किया है। और चार्ल्स डार्विन, इसने बीगल नाम के जहाज में सारे संसार की यात्रा की। आधुनिक भूगोल का प्रारंभ 1859 में चार्ल्स डार्विन ने जातियों का उद्भव, ओरिजिन ऑफ स्पीसीज नामक पुस्तक प्रकाशित की। इस पुस्तक में जीवों के विकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया था। इस पुस्तक ने विज्ञान की सभी शाखाओं को प्रभावित किया तथा लोगों के पुनर्विचार करने, प्रश्न पूछने और प्रयोग करने में भी लोगों के तथ्यों का विश्लेषण करना शुरू कर दिया। इसी के प्रभाव से भूगोल में कैजुअल ज्योग्राफी यानी कारणात्मक भूगोल का विकास हुआ। भूगोलवेता पृथ्वी की परिघटनाओं की जांच करते हैं, उनमें सहसंबंध स्थापित करते हैं, उन्हें व्यवस्थित करते हैं, उनकी तर्कसंगत व्याख्या करते हैं। भूगोल का विशिष्ट दृष्टिकोण हो गया। यह कला, विज्ञान और दर्शन कहा जाने लगा। बर्नार्ड वेरेनियस ने भूगोल में दो विचारधाराएं यानी द्वैतवाद का जो है प्रतिपादन किया। उसने भूगोल को दो भागों में बांट दिया। एक सामान्य या क्रमबद्ध भूगोल, दूसरा विशिष्ट भूगोल अथवा प्रादेशिक भूगोल। प्रादेशिक भूगोल को फिर खगोलीय लक्षण, स्थलीय लक्षण और मानवीय लक्षणों में विभाजित किया। सामान्य भूगोल या क्रमबद्ध भूगोल में एक तथ्य को लेकर संपूर्ण विश्व का अध्ययन किया जाता है, जैसे कोयला विश्व में कहाँ कहाँ पाया जाता है और कहाँ कहाँ निक्षेपित है। प्रादेशिक भूगोल में संपूर्ण पृथ्वी को छोटे छोटे प्रदेशों में बांटकर उनकी सभी विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, जैसे उनकी खनिज, उनकी जलवायु,
मानवीय क्रियाकलाप, उद्योग इत्यादि का अध्ययन तुलनात्मक रूप से कार्य कारण संबंध सहित किया जाता है। मानव भूगोल का संक्षिप्त विकास क्रम क्या है? मानव भूगोल की विचारधारा में समय के अनुसार जो है परिवर्तन होते रहे हैं। भूगोलवेताओं ने समय समय पर इसे अलग अलग स्वरूप से परिभाषित किया है। मानव भूगोल के विकास की 4 अवस्थाएं दृष्टिगोचर होती हैं। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं? नंबर 1, अरस्तु, बकल, हम्बोल्ट तथा कार्ल रिटर जैसे प्रारंभिक विद्वानों की विचारधारा है, जो प्राचीन विचारधारा है। दूसरा, रेडजल व सैंपल की विचारधारा, इसमें मानव के क्रियाकलापों पर भौतिक पर्यावरण के प्रभाव का विशेष अध्ययन किया जाता है। उसके बाद है फ्रांस के भूगोलवेताओं विडाल डी लाप्लास, जीन ब्राउन्स आदि ने पारिस्थितिक तथा स्थलीय एकता को मानव भूगोल के 2 सिद्धांतों के रूप में माना। हटिंगटन की विचारधारा, इसमें समाज, संस्कृति और इतिहास पर जलवायु के प्रभाव पर बहुत अधिक बल दिया गया है। लेकिन इन सभी विचारधाराओं में एक बात मुख्य है, और वो क्या है? इसमें मानव समाज और पर्यावरण के अंतर संबंधों पर विशेष बल दिया गया है। सभी विद्वानों ने यही बात बताई है कि मनुष्य, मानव समाज और पर्यावरण के बीच में जो संबंध है वो मानव भूगोल की विषय वस्तु है। मानव भूगोल की विषय वस्तु में भौतिक पर्यावरण, इसमें क्या क्या आता है? जलवायु, उच्चावच, अपवाह तंत्र, भौतिक लक्षण और मृदा, खनिज, जल, वन जैसे प्राकृतिक संसाधन। सांस्कृतिक पर्यावरण दूसरा, इसमें जनसंख्या और मानव बस्तियां, कृषि, विनिर्माण, उद्योग, परिवहन आदि जैसे मानव निर्मित लक्षणों को शामिल किया जाता है। जीन ब्राउन्स के अनुसार भूगोल की विषय वस्तु क्या है? इसमें नंबर 1 उसने मृदा के अनुत्पादक उपयोग के तथ्य, जिसमें मकान और सड़कें। दूसरा, पेड़ पौधों और जीव जंतुओं पर मानव की विजय से संबंधित तथ्य, जिसमें कृषि और पशुपालन। और मृदा के विनाशकारी दोहन से संबंधित तथ्य, इसमें वन नाशन, जीव जंतुओं का आखेट, खनिजों का दोहन। अवस्थिति संदर्भ, पृथ्वी ग्लोब के रूप में है, भू आकृतियाँ हैं, जलाशय हैं, मिट्टी और खनिज हैं, जलवायु है। और मानव अनुक्रियाएं, इनको 4 भागों में उसने बांटा है। भौतिक आवश्यकताएं, मौलिक व्यवसाय, कार्यकुशलता और उच्चतर आवश्यकताएं। भौतिक आवश्यकताओं में भोजन, वस्त्र, आवास, औजार। और मौलिक व्यवसाय में परिवहन के साधन, आखेट, मत्स्य, पशुचारण, कृषि, लकड़ी काटना, खनन। कार्यकुशलता में वाणिज्य, विनिर्माण, स्वास्थ्य, सांस्कृतिक, प्रेरणा, मनोरंजन। और उच्चतर आवश्यकताओं में हैं सरकार, शिक्षा, विज्ञान, धर्म, कला और साहित्य। मानव भूगोल के अध्ययन की विधियां क्या हैं? किस तरीके से मानव, इसमें 3 विधियां हैं। सबसे पहले है नीतिवाद, संभावनावाद और नवनिष्ठवाद। सबसे पहले नीतिवाद, नंबर 1। इस विचारधारा के अन्य नाम हैं भाग्यवाद, निश्चयवाद तथा जर्मन विचारधारा है। इसको मानने वाले अधिकतर जर्मनी के विद्वान हैं हम्बोल्ट, रीटर, फ्रेडरिक रेडजल। यूनानी और रोमन विद्वान हिप्पोक्रेटस, अरस्तु, हेरोडोटस, स्ट्रैबो। अरब विद्वानों में अल मसूदी, अल इदरसी, इब्न खाल्दून। अमेरिकी विद्वान हटिंगटन, कुमारी सैंपल, W.M. डेविस इत्यादि। ये इस विचारधारा को मानने वाले विद्वान हैं, नीतिवाद को। इस विचारधारा के अनुसार मानव अपने पर्यावरण का दास है। प्रकृति द्वारा उसके सभी क्रियाकलाप निर्धारित होते हैं। प्रकृति जैसा कहेगी वैसा मनुष्य को करना पड़ेगा, उसी के अनुसार चलना पड़ेगा। पर्यावरण ही मनुष्य के समाज को एक स्वरूप प्रदान करता है। इस विचारधारा में मनुष्य निष्क्रिय तथा प्रकृति जो है वो सक्रिय है। मनुष्य ये मानती है कि मनुष्य कुछ नहीं करता, जो करता है वो प्रकृति करती है। उदाहरण स्वरूप कालाहारी के बुशमैन जो हैं वो प्रकृति के अनुसार अपना जीवन जीते हैं। कांगो के पिग्मी भी और अरब के बद्दू भी, उनको प्रकृति के अनुसार ही अपना जीवन जो है वो जीना पड़ता है। आलोचना क्या है? नीतिवाद की आलोचना 2 विचारधाराओं पर की गई है। एक, 20वीं सदी के मध्य में ही वैज्ञानिक शोधों से यह पता चल गया था कि एक जैसे भौतिक पर्यावरण में एक जैसी अनुक्रियाएं नहीं होती। विभिन्न प्रकार के जलवायु में विभिन्न प्रकार की सभ्यताएं विकसित हुई हैं। दूसरा, प्रौद्योगिकी के द्वारा मानव भौतिक पर्यावरण को बदलने में सक्षम है। तो ये इसकी आलोचना है। दूसरी जो विचारधारा है वो इस आलोचना के विरोध में जो उत्पन्न हुई, उसमें इसको संभावनावाद या पॉसिबिलिज्म, या इसको फ्रांसीसी विचारधारा भी कहते हैं, या इसको संभववाद भी कहते हैं। संभावनावाद शब्द का सबसे पहले प्रयोग ल्यूशियन फेवरे
ने 1920 में किया था। इन्होंने बताया था कि भौतिक पर्यावरण मानव के सामने विकास के लिए संभावनाएं प्रस्तुत करता है और मानव बौद्धिक प्राणी होने के नाते इन संभावनाओं को पहचान कर अपना विकास कर सकता है। यह मनुष्य को सक्रिय प्राणी के रूप में देखती है। मुख्य बातें इस प्रकार हैं। नंबर 1, प्राकृतिक पर्यावरण मानव जीवन को नियंत्रित नहीं करता है। यह मानती है कि प्राकृतिक जो पर्यावरण है वो मनुष्य जीवन को नियंत्रित नहीं करता। दूसरा, पर्यावरण मनुष्य के सामने संभावनाएं प्रस्तुत करता है। तीसरा, प्राकृतिक पर्यावरण इसमें निष्क्रिय है और मनुष्य जो है वो सक्रिय प्राणी है। यानी कि जो कुछ करता है मनुष्य करता है, प्रकृति कुछ नहीं करती। मनुष्य चाहे तो प्रकृति के ऊपर विजय प्राप्त कर सकता है अपने ज्ञान का प्रयोग करके। उदाहरणतः वर्षा की कमी से सिंचाई द्वारा पूरा किया जा सकता है। पर्वतों पर सीढ़ीदार खेत बनाकर खेती की जा सकती है। घरों का निर्माण कर मनुष्य पर्यावरण के प्रभाव से बच सकता है। मनुष्य अपने क्रियाकलापों से पर्यावरण को प्रभावित करता है। विडाल डे ला ब्लास, जीन ब्रून्स इत्यादि विद्वानों ने इसका समर्थन किया है। अब तीसरी जो विचारधारा है वो इन दोनों में आपस में टकराव हुआ। इन दोनों के फलस्वरूप जो है एक नई विचारधारा जो है वो सामने आई और इसको नवनिश्चयवाद या न्यू डिटर्मिनिज्म या स्टॉप एंड गो डिटर्मिनिज्म के नाम से भी जाना जाता है। रुको और जाओ निश्चयवाद। नवनिश्चयवाद या रुको और जाओ निश्चयवाद का प्रतिपादन ऑस्ट्रेलिया के विद्वान ग्रिफिथ टेलर ने किया। उन्होंने बताया कि मानव तथा प्रकृति दोनों एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं। मानव भी प्रकृति के ऊपर प्रभाव डालता है और प्रकृति भी मानव के ऊपर प्रभाव डालती है। मानव प्रकृति पर उसके नियमों का पालन करके ही उस पर विजय प्राप्त कर सकता है। यह सड़क के नियमों के पालन की तरह है, अर्थात जब हरी बत्ती हो तो आगे बढ़ना चाहिए। यानी कि पर्यावरण जब यह कहे कि विकास करना है तो मनुष्य को विकास करना चाहिए। जब पीली बत्ती हो यानी विकास करने के लिए तैयार रहो तो मनुष्य को तैयार रहना चाहिए। और जब पर्यावरण लाल बत्ती करे यानी एडवर्स दिखाए तो मनुष्य को जो है उसके प्रतिकूल होकर रुक जाना चाहिए। इसलिए इसे रुको और जाओ निश्चयवाद कहा जाता है। टेलर ने बताया कि भूगोलवेताओं का मुख्य काम एक सलाहकार का काम है, न कि प्रकृति की योजनाओं की व्याख्या करना। इसकी मुख्य बात क्या है? यह निश्चयवाद और संभावनावाद के बीच की विचारधारा है। यह मानव तथा प्रकृति दोनों को सक्रिय मानती है। ये मानती है कि मानव भी सक्रिय है और प्रकृति भी, इसलिए दोनों एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। प्रकृति पर उसके आदेशों का पालन करके ही विजय प्राप्त की जा सकती है। मानव भूगोल में नवीन परिवर्तन क्या हुए? ये तो 3 विचारधाराएं थी। अब है मानव भूगोल के अंदर क्या क्या नवीन परिवर्तन हुए। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद हुए परिवर्तनों को इसमें शामिल किया जाता है। इसमें प्रत्यक्षवाद जो कि बैरी, बंग और हार्वे ये 3 विद्वान हैं, इन्होंने दिया। व्यवहारगत विचारधारा वुलपर्ट और ओल्सन ने दी। कल्याणपरक विचारधारा हार्वे तथा स्मिथ ने दी और मानवतावाद तुआन और बटीमर ने दी। सबसे पहले प्रत्यक्षवाद, पॉजिटिविज्म जिसको कहते हैं, इस विचारधारा का जन्म 1950 के आसपास हुआ। इसमें मात्रात्मक विधियों पर अधिक बल दिया गया, यानी संख्यात्मक विधियों पर। इसके अनुसार विविध परिघटनाओं का अध्ययन करते समय भौगोलिक प्रतिरूपों के विश्लेषण को अधिक वस्तुनिष्ठ बनाया जा सकता है। आगे चलकर इस विचारधारा का विरोध हुआ। इसमें नीरस मात्रात्मक विधियां यानी कठिन मैथमेटिकल्स प्रॉब्लम्स को इसमें शामिल किया गया, तो इससे ये एक जो है कठिन विषय बन गया और विद्यार्थियों के लिए जो है वो नीरस सिद्ध हुआ का अधिक उपयोग हो रहा था। इस विचारधारा के अंतर्गत मानव की निर्णय क्षमता, विश्वास और भय जैसे मानवोचित पक्षों की अपेक्षा की जा रही थी। दूसरा जो है वो व्यवहारगत विचारधारा है जिसको बिहेवियरल अप्रोच कहा जाता है। इस विचारधारा का विकास प्रत्यक्षवाद के विरोध स्वरूप हुआ था। यह विचारधारा भूगोल में मनोविज्ञान से आई है। इसमें मानव ज्ञान की शक्ति पर विशेष बल दिया गया है। इसके द्वारा भौतिक और सामाजिक पर्यावरण के प्रति लोगों के व्यवहार के प्रतिरूपों का अध्ययन जो है वो किया गया कि किस प्रकार मनुष्य अपने एनवायरनमेंट के साथ जो है अपने पर्यावरण के साथ जो वो तालमेल बिठाता है। तीसरी जो विचारधारा आई वो कल्याणपरक विचारधारा, इसको वेलफेयर अप्रोच के नाम से जाना जाता है। पूंजीवाद के कारण उत्पन्न हुई असमानता के कारण इस विचारधारा का जन्म हुआ। यानी कि पूंजीवाद जब लागू हुआ तो कुछ लोग अमीर हो गए, कुछ गरीब हो गए। तो जो गरीब लोग थे वो गरीबी के कारण पीछे जा रहे थे। तो इस विचारधारा से गरीबी, भूख, अपराध, जातिवाद, विकास में
प्रादेशिक असमानता, नगरीय झुग्गी झोपड़ियों और अभावों जैसे विषय मानव भूगोल में अध्ययन के मुख्य मुद्दे बन गए। डीएम स्मिथ तथा डेविड हार्वे इसके जनक हैं। इसे कौन, क्या, कहाँ और कैसे पाता है से समझा जा सकता है। कौन का मतलब है जनसंख्या, एक सीमित क्षेत्र की जनसंख्या। क्या का मतलब है सुविधाएं और असुविधाएं, क्या सुविधाएं पाता, क्या असुविधाएं पाता है। और कहाँ का मतलब है निवास के अनुसार जीवन में अंतर, निवास क्षेत्र के अनुसार जीवन में अंतर। और कैसे का मतलब है विभिन्नताओं की प्रक्रिया, कि किस प्रकार से जो है विभिन्नताएं की जो प्रोसेस हैं, जो प्रक्रियाएं हैं, वो एक जैसे एनवायरनमेंट में भी अलग अलग तरह की संस्कृतियां किस प्रकार से पैदा हो रही हैं, इसका पता लगाना। मानवतावाद जो है वो चौथी विचारधारा है, ह्यूमन अप्रोच है। इस विचारधारा का केंद्र बिंदु मानव है। इसमें मुख्य रूप से ज्ञान, मूल्यों, अनुभव पर बल दिया जाता है। इसके लिए इसमें लोगों के प्रकृति के साथ संबंधों तथा स्थानिक व्यवहार पर बल दिया गया है। भूगोल के नए लेखकों ने विभिन्नताओं के विविध रूपों, लिंग, प्रजाति, यौन संबंधों और विकलांगता को भी अपनी पुस्तकों में अध्ययन का केंद्र बिंदु बनाया है। ये सभी आज की समस्याएं हैं जिनका समाधान ढूंढना बहुत जरूरी है। मानव भूगोल के विकास में योगदान किन किन विद्वानों का है, इसमें बर्नार्ड वेरेनियस, इसने पुस्तक लिखी है ज्योग्राफिया जर्नलिस 1650 में। दूसरा विद्वान है चार्ल्स डार्विन, जिन्होंने लिखी है जातियों का उद्भव 1859 ईस्वी में। एक विद्वान है बकल, ये इंग्लैंड की सभ्यता का इतिहास जो है इन्होंने लिखा। रेडजल, इन्होंने एंथ्रोपोजोग्राफी लिखा 1882 में, और 1891 में इसके 2 भाग जो हो प्रकाशित हुए। ब्लास ने प्रिंसिपल डी ज्योग्राफी ह्यूमैनी 1845 से लेकर 1918 के बीच में जो है वो लिखी। जीन ब्रूम्स, इसने ला ज्योग्राफी ह्यूमैन 1910 में लिखी। हटिंगटन ने सभ्यता और जलवायु 1876 से 1947 के बीच में जो है इन्होंने अपना इस पर काम किया। मानव भूगोल के अध्ययन के 5 अंग हैं, जिसमें कालिक अनुक्रमण, जनसंख्या, प्रदेश के प्राकृतिक संसाधन, सांस्कृतिक प्रतिरूप, मानव वातावरण समायोजन। और मानव भूगोल के कुछ उप क्षेत्र हैं जिनमें व्यवहारवादी विचारधारा है, मानव कल्याण का भूगोल है, सांस्कृतिक भूगोल है, ऐतिहासिक भूगोल है, संसाधनों का भूगोल है, कृषि भूगोल है, उद्योगों का भूगोल है। ये सब मानव भूगोल के उप क्षेत्र हैं। तो बच्चों, ये आपका प्रथम अध्याय था। इस आशा है आपने इसे ध्यानपूर्वक सुना है और इसमें से आपने कुछ प्रश्न और उत्तर अभ्यास से करने हैं। तीनों जो विचारधाराएं हैं, निश्चयवाद, संभावनावाद और नवनिश्चयवाद, इन पर जो है हर वर्ष कुछ न कुछ जो है एनुअल एग्ज़ाम में आता रहता है। तो अतः आपसे आग्रह है कि आप इनको ध्यानपूर्वक पढ़ें। धन्यवाद।